अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि हम देख रहे हैं एक तेज़ी का रुझान बरकरार देखा जा सकता है। मार्केट के नंबर्स भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जहां पर वहीं हमारे पास कुछ तेज़ी इस एस्पेक्ट में भी देखी जा रही है कि ना सिर्फ हम ये बात कह रहे हैं बल्कि ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ये तेज़ी इसलिए भी देखने में आई है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग है, राइट डायरेक्शन में है, और तमाम जो एक पॉलिसी मेकर्स ने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो तमाम पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। आज हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं, जहां फिस्कल ईयर के हवाले से बात करते चले। एलएसएम ग्रोथ देखी गई है, तकरीबन 4.08% का इजाफा देखा गया है, और ये तमाम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम। और ये फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे इब्तदाई 4 माह में तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स जनरेट हुए, जो कि क्वार्टरली हम कह सकते हैं कि अच्छे नंबर्स जनरेटेड हैं। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान को जो इस फिस्कल ईयर में फाइनेंशियल असिस्टेंस देखी गई है वो तकरीबन $2.29 बिलियन देखी गई है। ये भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो राइट डायरेक्शन में देखी जा रही हैं। कमिंग बैक टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम बात करें, पॉजिटिविटी प्रिवेल है। वीक का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और मार्केट के अंदर दोबारा एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस है। इट मीन्स कि जो वीक का एंड होगा, यानी कि क्लोजर होगा, फ्राइडे के दिन होगा, वो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि इस वीक के अंदर थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर नेगेटिविटी, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट में एक हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन या फिर एक कंसोलिडेशन मोड आ गया है, और वापस अपने लेवल्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते हुए या मार्केट अपने लेवल्स को दोबारा रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है। तो दिस इज इट एक्चुअली जो मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। हमारे पास कुछ अपडेट मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। आज की मार्केट के इंडेक्स पोजीशंस देखते चलते हैं। अंडर इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,62,226.27 के लेवल पर। हायर साइड ऑफ मार्केट गई 1,63,817.82, लोअर वाज 1,62,646.98 एंड फाइनली क्लोजर 1,62,936.93 का, यानी कि 710.66 का इजाफा आज की मार्केट में स्पेसिफिक इन अ सिंगल डे देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी हैं, उनको भी देखते चलते हैं आज के हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले वॉल्यूम लीडर्स में बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.08 का जो हम कह सकते हैं कि इजाफा देखा गया। 6.2 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। 103.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम सेकंड स्कॉट पे 0.05 इजाफा देखा गया। 1.96 पे क्लोजर रहा। 71.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 1.37 का इजाफा। 24.17 पे क्लोजर यानी कि प्राइस देखे गए, एंड 37.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड जो है वो किए गए आज के दिन। लास्टली यानी कि सेकंड लास्ट यानी फोर्थ स्कॉट पे के इलेक्ट्रिक है 0.01 का इजाफा। 5.71 पे क्लोजर। 31.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, और जबकि लास्टली गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.5 जो हम कह सकते हैं प्राइस चेंज देखा गया। एक अच्छा इजाफा है ये, लास्टली हम कह सकते हैं। 38.46 पे क्लोजर रहा एंड 25.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ओवरऑल आज आप देख सकते हैं एक अच्छा चेंज देखा जा रहा है, और कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर एक अच्छा कारोबार देखने का मकसद ये है कि मार्केट में कुछ जो इन्वेस्टर्स है उनको उनका जो प्रॉफिट बुक है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने 100 इंडेक्स पोजीशन भी देखी और वॉल्यूम लीडर्स भी देखे, क्या कहेंगे मार्केट परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करेंगे? और इस वीक के अंदर जो 3 दिन गुजरे हैं और 2 दिन, चौथा दिन भी समझें आप आज हो ही गया है, और 4th डे जो बाकी है 5th डे, कैसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक एनर्जी वापस आ रही है, दोबारा इन्वेस्टर्स थोड़ा कीन होके काम कर रहे हैं? जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक कॉशियसनेस थी वो अब खैर बात हो चुकी है। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी। रीजन ये था कि थोड़ी सी न्यूज़ आ रही थी रिलेटेड टू द रीजनल डेवलपमेंट्स। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा उस पे एक उनका एक स्टांस था, थोड़ा कॉशियस स्टांस था। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी मार्केट में वो ये थी कि जब पोस्ट
सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी रहती है, कंसोलिडेशन आती है, और मार्केट इस लेवल पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होना जरूरी भी है एक नई रैली को कंटिन्यू करने के लिए. सो वी आर सीइंग कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं दिसंबर रिजल्ट आएगा, दिसंबर क्लोज होता जाएगा, तो मार्केट में एक नई रैली नए स्टॉक्स में आती रहेगी जिसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, राइट. और बाकी सेक्टर में परफॉर्म होते नजर आ जाएंगे. जी. अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन भी हो रही है, अब दुनिया भी इस बात को सराह रही है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है. तो कैसा लगता है, और ख़ासकर ये जो एक हम कह सकते हैं तेज़ी देखी जाती है वो बड़ी खुशाइंद है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक बूम जो मार्केट का है ना वो बड़ा ल्यूक्रेटिव है, इसके हवाले से ही बताइए. देखिए, मार्केट हमारी आज भी हम बात करें तो इट्स ऑन अ वेरी चीप मल्टीपल. हम मार्केट के रीजनल प्लेयर्स को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई मल्टीपल से ट्रेड करते हैं हमारे जितने भी रीजन्स के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसा कंट्री है जो 300 मिलियन की आबादी रखता है. बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हर साल हम देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग में 20-15% की ग्रोथ आती है. सो वो देर आर थिंग्स इन प्लेस. वो जाहिरन लोगों को रियलाइज थोड़ा देर में होता है कि एक सस्ता एसेट मिल रहा है, तो उसमें ही देखा हमने कि मार्केट में लिक्विडिटी भी आई, मार्केट में पार्टिसिपेशन भी आई, और मार्केट को एक नया ट्रेंड जो है वो सेट किया. व्हाट आई बिलीव इसके लोगों का ज्यादा फोकस इज ऑन द सस्टेनेबिलिटी साइड. तो लोगों को कोई ऐसा कंसर्न नहीं है मार्केट में कि किसी किस्म की जो कोई खराबी लगती है. जाहिरन इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखें हम, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, करेंसी स्टेबलाइज्ड है, एलएसएम ग्रोथ के नंबर आए हैं, आज हमने वो देखे हैं, बहुत पॉजिटिव नंबर था. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो लोगों को उस पर अश्योरिटी नजर आ रही है. सो आई थिंक फॉर लॉन्ग इक्विटी मार्केट इज स्टिल चीप. मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट और री रेट हो सकती है फर्दर, और मार्केट में 20-30% की अपसाइड मौजूद है. अच्छा फरहान, ये भी बताइए, आपने एलएसएम का जिक्र किया है, ये जो ग्रोथ आई है ये बेहतर है लास्ट ईयर के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो अगर क्वार्टर देखें और हम इस क्वार्टर को देखें तो तकरीबन 4% का इजाफा देखा गया है. तो दिस इज एक्चुअली अ गुड स्पीड. आप समझते हैं कि हमें और ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमें नंबर्स केटर करने चाहिए थे? देखिए, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए जो 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 मेनली कभी हम दिखाते थे कि इम्पोर्ट लेड ग्रोथ है चीजें, अब वो चीजें चेंज हो रही हैं. तो आई थिंक इट्स अ स्लो एंड स्टेडी पेस, बट वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन. तो ये जाहिरन ये ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के लिए पहला बेंचमार्क जरूर है, और आगे जो है हम ये नंबर बढ़ता हुआ देखेंगे. तो आई हैव नो कंसर्न ओवर 4% ग्रोथ और आइदर 1%. द स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म होना चाहिए. दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर्स कंसर्न, और वो नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, हर वो काम किया जा रहा है जो लॉन्ग टर्म मुल्क के लिए बेनिफिशियल होगा. तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ नजर आ रही हैं. अच्छा, आपने एफडीआई का भी जिक्र किया, तो एफडीआई के हवाले से जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है? यानी कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ कंपनीज पाकिस्तान भी आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स, और एक बिजनेस कॉन्फिडेंस है, अगर उसकी बात करें तो वो कितना बढ़ चुका है? अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक रिलेटेड है, इट्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नेट सेलर बिकॉज ऑफ द लो ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो मार्केट में होते हैं. बट एफडीआई इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्टॉक मार्केट, बट इनडायरेक्टली यस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनमें एफडीआईज आई हैं और वो किसी लिस्टेड स्टॉक में या कोई उनका किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटरेस्ट है. ऑटो सेक्टर में कितनी है एग्जैक्टली? सो ऑटो सेक्टर में जितनी भी एफडीआईज आई हैं, हमने देखा कि वो जो लोकल लिस्टेड कंपनीज थी जिनसे डिमांड बढ़ी है, उनके स्टॉक प्राइसेस, उनकी चीजों में हमने काफी डिफरेंस देखा है, और वो उनकी अर्निंग ग्रोथ में नजर भी आ रहा है. दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द अदर सेक्टर एज वेल, जिसमें एफडीआई जहां पे जिस कंपनी में आई और वो इनडायरेक्टली किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के साथ कोई डील करते हैं. तो दैट इज समथिंग जो हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है मार्केट. अच्छा फरहान, कभी कभार तो हम ये देखते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने हाई होते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही होती है, अक्रॉस द बोर्ड सेंटिमेंट्स हाई हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स मार्केट की नेचर ऐसी होती है कि कुछ पेनी स्टॉक्स चल रहे होते हैं. तो अभी जो मार्केट में हम कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस है, इसके अंदर क्या नेचर है मार्केट की इस वीक के अंदर? देखिए, अगर मार्केट स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं जो काफी अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं. देखिए, पेनी स्टॉक्स में हमेशा दुनिया की हर मार्केट में वॉल्यूम होता है.
सो पाकिस्तान स्टॉक में मार्केट में वॉल्यूम होता है, लोगों को कुछ को हर इन्वेस्टर का एक अलग प्रोफाइल होता है, जी। अलग तरीके से वो ट्रेड करना चाहता है. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हु थिंक्स लाइक एक शॉर्ट टर्म पोजीशन पेनी स्टॉक में लेनी चाहिए, हो सकता है सुबह ज्यादा बड़ा गेन बन जाए, तो इट्स नेचुरल प्रोसेस दुनिया भर की मार्केट में होता है. बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडेक्स मूवर स्टॉक मार्केट में स्टिल ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जो चीप मल्टीपल्स में मिल रहे हैं अभी भी, जिनमें बहुत लंबी ग्रोथ नजर आती है आगे आने वाले दिनों में. ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है. तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो अभी तो री रेट होंगी, होना शुरू हुई हैं. सो ऑब्वियसली मार्केट में इन्वेस्टर जब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करता है या कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो नेचुरली उसका एक नेचुरल इंटरेस्ट किसी और स्टॉक की तरफ जाता है, तो वो हम देखते हैं शिफ्ट टूवर्ड्स द सेक्टर्स. बट इट इज नथिंग रिलेटेड टू द मार्केट ट्रेंड. वो मार्केट के का एक डायनामिक्स है जो दुनिया भर में होता है, इसी तरह होता है. अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा हमें कि अब हम जब मार्केट के अंदर नंबर्स जनरेट होते हुए देख रहे हैं, अच्छे लेवल्स देख रहे हैं, तो कौन से सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यानी कि अभी भी जो आप समझते हैं कि अंडर वैल्यू हैं और इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, मज़ीद गुंजाइश है? देखिए, सबसे ज्यादा मुझे ल्यूक्रेटिव सेक्टर जो आज की डेट में लगता है ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फॉलोड बाय बैंक्स, सीमेंट्स. जाहिरन मुझे लगता है कि इन सेक्टर में अभी भी रूम है री रेटिंग का, मल्टीपल्स री रेटिंग का, और यहाँ से कैपिटल गेन भी अच्छा हो सकता है. तो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे लगता भी यही है कि मार्केट में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बैंक्स हैं और सीमेंट्स हैं, ये मार्केट मूवर्स होंगे और नया ट्रेंड सेट करेंगे मार्केट. और अगर इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से पूछा जाए तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो अभी मार्केट में नंबर्स हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे की जाए या थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप की जाए? देखिए, मार्केट अगर आपको करेक्शन, मार्केट में कोई ऐसी आपको खराबी नजर नहीं आती, मैं हर इन्वेस्टर से ये बात करता हूँ हमेशा कि अगर जी। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म कोई खराबी नहीं है, तो अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी नीचे मिल रही है तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब इट. सो मार्केट में कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट अपने रिसेंट हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्काउंटेड मिल रहे हैं. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आई थिंक जो लोगों को, इन्वेस्टर्स को अवेल करनी चाहिए. और नई रैली स्टार्ट होने से पहले आई थिंक दे इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट अच्छा, अभी जो फुली इन दिस. इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर या डे ट्रेडर्स हैं, तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं? और डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम्स देखते हैं हम, तो वो मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, मार्केट वॉल्यूम की मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यस डेफिनेटली मार्केट में एक जी। मैसिव वॉल्यूम इंक्रीज आया है और लिक्विडिटी बढ़ी है. ये एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है. हम बहुत सारे बेंचमार्क मीट कर रहे हैं. फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो जो अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान के लिए. मुझे जो लगता है वो ऑब्वियसली डे ट्रेडर्स की बात करूं तो सो इट्स आई थिंक टू अर्ली टू से एनीथिंग. बट मार्केट ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि मार्केट में मेजोरिटी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि बायर और सेलर की डिमांड सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं. यानी अगर वो शॉर्ट टर्म होता तो जाहिरन सप्लाई साइड जो है वो मार्केट को की डायरेक्शन को थोड़ा रेड की तरफ ले जाती. Direction is towards the north. That means कि investor is in long term asset and they are holding their position for long. राइट. फरहान, डिटेल आपने एनालिसिस दिया. वन लास्ट क्वेश्चन, क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि क्या करें वो इस सर्कमस्टांसेस में, और ख़ासकर कौन कौन से, जो अगर 2 या 3 अगर सेक्टर्स बता दें आप कि क्या अगर वो बाइंग करें तो कैसे करें? देखिए, मैं जो इंडेक्स होता है ना वो बेसिकली मेन हैवी वेटेड स्टॉक्स के ऊपर रिलाई करता है. एंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिसमें आप, जी। ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिसमें आपको हैवी होना चाहिए, मार्केट वेटेज से ज्यादा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. बैंकिंग स्टॉक्स हैं, सीमेंट स्टॉक्स हैं. व्हाट आई सी, एक जो कंस्ट्रक्शन स्लो साइकिल था पाकिस्तान में सिक्लिकल सेक्टर के लिए, वो मुझे लगता है री रेट होने जा रहा है पाकिस्तान में. राइट. और डिमांड जो है वो उस सेक्टर की तरफ भी आएगी, तो देखना चाहिए सिक्लिकल सेक्टर भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए. कंज्यूमर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज स्टिल अंडर परफॉर्मर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा री रेटिंग हो सकती है इसमें. यस, फर्स्टली ऑयल, देन बैंक्स, followed by cements, pharmaceutical sector. I would prefer in my portfolio and to the client as well.
चलें, आपने बहुत सारे सेक्टर्स बता दिए। वेल, थैंक यू सो मच। फरहान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट रैप हमने आपके साथ डिस्कस किया। ईएनपी सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, बैंकिंग में काफ़ी गुंजाइश दिखाई दे रही है। वो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। पहले ही हम कह सकते हैं कि आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा है और तमाम सेविंग से ज़्यादा दिया जा रहा है। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक कि कमोडिटीज़ के हवाले से हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। में सबसे पहले गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस 4,31,093 रुपीज। आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्राइस में एक हाइक देखा गया है। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,69,986 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $4,074.13, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये प्राइस अप हुए हैं। ऑयल WTI पर बैरल $59.95, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.99। ये कमोडिटीज अपडेट्स आपने देखी और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में भी एक हाइक देखा गया है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.16 रुपीज, सेलिंग वाज 323.74। यूके पाउंड बाइंग रही 366.09, सेलिंग वाज 366.74। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.55, सेलिंग वाज 281.05। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.41, सेलिंग वाज 39.48। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.81 रुपीज, सेलिंग वाज 74.94। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.4, सेलिंग वाज 76.54। कतरी रियाल बाइंग रही 76.97, सेलिंग वाज 77.11। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.42, सेलिंग वाज 914.04। ये थे करेंसी अपडेट्स। हमारे पास ये तमाम जो एक डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जहां एक बायलैटरल रिलेशन के हवाले से या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, वहीं हमारे पास सऊदी अरब की जानिब से भी अभी तक अपॉर्चुनिटी बरकरार है। $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी एक इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हो या माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से बात हो। IT के हवाले से बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तो ऑफकोर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए हैं जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना है और यकीनन इसके ऊपर काम भी होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो ही पाकिस्तान इसको ग्रैब भी कर पाता है और आने वाले दिनों में यकीनन इसको करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा आउटकम जनरेट होगा। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जहां डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात हुई है। वहां बायलैटरल रिलेशन के हवाले से काफ़ी जो है वो हम कह सकते हैं कोऑपरेशन, सोशली, मॉरली, थॉरली तमाम जो एक कोऑपरेशन है उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक किया गया और ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी अलाइन करना और इन्वेस्टमेंट और खासकर एक्सपोर्ट के हवाले से चीज़ों को बेहतर बनाने की बात की गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पाकिस्तान के लिए तकरीबन $33 करोड़ की सरमायाकारी यानी कि उसको कर्ज हम कह सकते हैं उसकी मंजूरी दे दी गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पहले ही प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं और अभी ये अगेन जो है वो देखा जा रहा है। और साथ साथ FBR के हवाले से बात करें, एक और हम कह सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव FBR की जानिब से देखा गया है, वो ये कि शुगर मिल्स में वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो एक ट्रांसपेरेंसी का जो एक मेथड है ना, इस मेथडोलॉजी को अपनाया जा रहा है FBR की जानिब से। एक तरफ सिगरेट्स के हवाले से किया गया, दूसरी तरफ ये शुगर मिल्स के अंदर किया जा रहा है। इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन या ओवरऑल जो हम कह सकते हैं ना क्रेडेंशियल्स को मजबूत बनाना, ये प्रायोरिटी है। तो आज हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इकोनॉमी के हवाले से वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज करते हैं।
पाकिस्तान की मईशत के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती हुई पैदावार निहायत अहमियत रखती है, क्योंकि यही शोबा मुल्की सनती ढांचे, रोजगार, बरामदात और मजमूई माशी सरगर्मियों की रफ्तार का तयन करता है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जो सनती बहाली और बेहतर माशी पॉलिसियों का वाज़ेह सबूत है। आदात शुमार के मुताबिक जुलाई तक सितंबर गाड़ियों की पैदावार में 84.58%, जबकि ट्रांसपोर्ट आलात में 35.38% इजाफा इंतहाई नुमाया है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर की पैदावार में 15.39% इजाफा तामीराती सरगर्मियों में तेजी का अक्कास है, जो मईशत के मुताद्दिद शोबों को एक साथ मुतहर्रिक करता है। फूड ग्रुप में 6.94%, टोबैको में 2.48% और मलबूसात में 2.43% इजाफा सनती तसलसल और ज़रई बरामदी शोबों के बेहतर राबते का नतीजा है। इसी तरह लेदर, पेपर बोर्ड और रबड़ मसनूआत की बढ़ती हुई पैदावार भी मकामी सनत की मुस्तहकम रफ्तार को जाहिर करती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बेहतरी का बराह रास्त असर मुल्की GDP, टैक्स वसूलियों, शहरी रोजगार, सरमायाकारी और बरामदी सलाहियत पर पड़ता है। बड़ी सनतों का मजबूत होना एक ऐसे माशी साइकिल को जन्म देता है जिससे मार्केट में खपत बढ़ती है, मालियाती इदारों पर एतमाद बेहतर होता है और सनतकार नई सरमायाकारी की तरफ माइल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा रफ्तार जारी रही तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ पाकिस्तान की माशी बहाली को मजबूत बुनियाद फराहम करेगी, बल्कि सनती वसत, रोजगार और बरामदात में इजाफे के जरिए मजमूई मईशत को देर पा इस्तेहकाम भी देगी। LSM ग्रोथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां पर वहां पे तकरीबन 4.08% कंपैरेटिवली लास्ट 4 वीक्स अगर हम देखें तो यहां पर लास्ट 4 मंथ्स के जो नंबर्स हैं वो जनरेट हुए। खासकर इस बार 4% की ग्रोथ जो है वो बड़ी एक काबिल सताइश है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा LSM की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी और अब ये पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है इन द लाहौर स्टूडियो, हम वेलकम करते हैं जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं LSM के हवाले से बात करती चलूं। हम फर्स्ट सेगमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये एक बहुत हमारे लिए अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं, तो इसको बार बार बात करना इसके ऊपर ज़रूरी है। LSM की ग्रोथ 4% से अबव देखी गई है। अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं, क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, उसके हवाले से तो ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। कैसा देखा गया पॉलिसीज़ को और कैसा देखा गया हमारे जो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को? जी वालेकुम सलाम नताशा। अगर हम इसके ऊपर LSM की ग्रोथ के ऊपर बात करें तो सिचुएशन ये है कि हमने 4% से ज़्यादा की फर्स्ट क्वार्टर में, इस माली साल के फर्स्ट क्वार्टर में हमने हासिल की है ग्रोथ। अब ये चीज़ ऐसी है कि जिसको अगर हम देखें कि ये हमारी जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की सस्टेनेबिलिटी की तरफ रिफ्लेक्शन है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने मार्कअप कम किया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के जो टैरिफ्स हैं पावर के, गैस के, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर रही है, और दूसरी उनकी जितनी भी जायज़ डिमांड है इसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को सेटल कर रही है। तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है कि आप हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने 4% की ग्रोथ शो की फर्स्ट क्वार्टर में। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है बाय एंड ऑफ द ईयर फिस्कल ईयर, तो ये हमारे लिए जो 4% है वी कैन एक्सपेक्ट कि ये हमारी 4% से ग्रो करके 5% पे भी जाएगी। और ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो है स्टेबिलिटी से मूव ऑन सिचुएशन में आ गई है, और अगर हम इसी सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने शुरू होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ग्रो करेंगी, और ओवरऑल जो हमारा मुल्क का जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स है वो बेहतर होगा। जो हमारे यहाँ पर लोग पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा साफ वाज़ह क्लियर जवाब है कि पाकिस्तान ऑन राइट डायरेक्शन विद द राइट पॉलिसीज एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन। राइट। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब से तकरीबन $10 बिलियन की जो एक हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, वो हमारे पास इंटैक्ट दिखाई दे रही है। इसके हवाले से बताएं। हम सेक्टर्स भी देख रहे हैं, रिफाइनरी, माइनिंग, मिनरल्स, सभी एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बता चुके हैं कि ये अभी भी हमारे पास इंटैक्ट है। जी बिल्कुल, देखें नताशा, ये $10 बिलियन की जो सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात है अभी नहीं पहले की हुई है। सऊदी गवर्नमेंट ने अपना इंटेंट शो किया था पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का,
और जो इस वक्त हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशन, जैसे भी हमने LSM की बात की कि 4% ग्रोथ शो कर रही है, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे जो हमारी ये सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है $10 बिलियन की, उसकी ऑफर एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बहुत क्लैरिटी के साथ बात की कि इट इज़ नॉट G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज़ B2B, यानी सऊदी इन्वेस्टर्स जो है, बिजनेसमैन जो है, वो पाकिस्तान के बिजनेसेस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और पाकिस्तान का जब प्राइवेट सेक्टर आपस में ज्वाइंट वेंचर करके बिजनेसेस करते हैं तो वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं व्हेन वी कंपेयर्ड विद दी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की अपने स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं और बिजनेसेस की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। तो इसके अंदर अगर आप ये देखें कि हमारा बहुत बड़ा सेक्टर जो है माइनिंग का है, जिसके अंदर हमारी ना सिर्फ सऊदी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास मिडिल ईस्ट से भी, क्या नाम है, चाइना से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, US और अमेरिका से भी और कनाडा से भी आ रही है। तो ये एक ऐसा बूमिंग सेक्टर है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो अनलिस्टेड पोटेंशियल है उसको एक्सपोज करे और इन्वेस्टर लेके आए। दूसरी चीज़, इसमें B2B में हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, जिसमें IT सेक्टर एक बहुत अच्छा हमारा ग्रोइंग सेक्टर है। और पाकिस्तानी IT कंपनीज ने ऑलरेडी, जो सऊदी गवर्नमेंट है वहाँ सऊदी जो बिजनेस काउंटर पार्ट्स हैं IT सेक्टर में, वहाँ पे अच्छी उनके ज्वाइंट वेंचर्स ऑलरेडी डेवलप हुए हैं। पाशा ने उसके अंदर बहुत काम किया है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस उसका डेवलप हो रहा है। इस बिजनेस का ये फ़ायदा है कि हमारी IT सेक्टर की सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट ग्रो करती हैं और हमारे IT के नंबर्स एक अच्छी एक्सपोर्ट से हम सबसे ग्रो कर रहे हैं। और ये क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी ग्लोबल एक अच्छी डिमांड है IT के अंदर, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारी B2B बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसको चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि हम जब इन्वेस्टमेंट की या बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक हम कह सकते हैं कौंसिल के अंदर सदर से मुलाकात हुई है और ख़ासकर अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ओवरऑल बायलैटरल हमारे जो जितने ज़्यादा रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की जब यूरोपियन यूनियन के कौंसिल से के प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तो उसमें यही वाज़ेह तौर पे देखा गया कि जितना हो सके कोऑपरेट किया जाए बिजनेसेस में, B2B रिलेशन जैसे आपने कहा, और इसके साथ साथ हमारे लिए जो एक फाइनेंशियल एक हम कह सकते हैं ना कि प्रायोरिटीज़ हैं उनको ज़रा बेटर किया जाए। तो ये हमें बताइएगा कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा नियर टर्म, और साथ साथ जो हमारा एक टेक्सटाइल एक हमारा हम कह सकते हैं ना कन्वेंशनल सेक्टर है वो हमेशा इस एरिया में जो है वो रिलेट करता है। जी बिल्कुल, देखें जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर का भी उनके पोर्टफोलियो है, वो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान इकॉनमी के नंबर्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब जब फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपना जितनी भी इस वक्त देखें कि उनके जितना भी एफर्ट्स हैं, उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस को, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए मैक्सिमम अपनी इनपुट दे रहे हैं। और अभी जो GSP+ का हमारा जो कंटिन्यूशन है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो जो हमारी अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग है GSP+ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग GSP+ का स्टेटस है उसको कंटिन्यूशन रहे, उसको आगे एक्सटेंड करें, उसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है यूरोपियन यूनियन की और वो हमेशा वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। GSP+ स्टेटस के अंदर हमने देखा कि जब पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिला तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की जो ग्रोथ थी उसमें इजाफा हो, उनकी यूरोप में एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला। तो अगर इसकी कंटिन्यूशन रहती है तो हमारा डेफिनेटली जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो हम हमेशा हमारा बेंचमार्क सेक्टर है, इसके हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी एक्सपोर्ट को, तो उसकी एक ग्रोथ आएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट के साथ साथ हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए और इन्वेस्टमेंट आके वो उनके स्टेक्स पाकिस्तान के साथ ग्रो करें, इंक्रीज करें, बायलैटरल रिलेशंस डेवलप हों, सिर्फ यूरोपियन यूनियन के एट होल हो और प्लस जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं उनके भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बायलैटरल रिलेशंस बने, ट्रेड टाइज डेवलप हों। इससे हमारे आने वाले दिनों में अगर हम इस तरह की चीज़ें डेवलप कर लेते हैं तो हमें शायद GSP+ स्टेटस की भी जरूरत ना रहे, हमारी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस इतनी अच्छी हो जाए, हमारे अपने रिलेशंस, अपने बिजनेस टाइज इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो हमें खुद ही इंसेंटिवाइज करके हमसे ट्रेड करें। तो ये वो क्या ना मीटिंग्स हैं जो हमें अभी, जैसे हमने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमारा LSM बढ़ा तो वो गवर्नमेंट की पिछली पॉलिसी से कंटिन्यूटी थी, तो उसकी वजह से आज हमने देखा LSM की हमारी ग्रोथ आई।
तो इसी तरह जो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो फॉरेन विजिट्स हैं, मीटिंग्स हैं, बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। 4-6 महीने में, 8 महीने में, साल में, 1.5 साल में हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रो करेगी और हमारे जो डायरेक्ट रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो डिफरेंट प्राइवेट यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो ग्रो करेंगे और ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। राइट अच्छा जवाद रिजवी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया है, जितना ज़्यादा हमारी पॉलिसीज़ या हमारी जो एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ आसान हुई हैं उसी का इम्पैक्ट है जो हमें अब वाज़े तौर पे नंबर्स की सूरत में दिखाई दे रहा है। साथ साथ जितना बिजनेस टू बिजनेस हमारे रिलेशनशिप होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए डिफरेंट एक्सपोर्ट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। साथ साथ अगर हम बात करें कुछ लोकल मार्केट की, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से, तो बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम देखा जा रहा है। लास्ट वीक भी हमने देखा था सिगरेट्स के हवाले से एक SRO आया और फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के लिए कैमरास नस्ब किए गए उनकी प्रोडक्शन के लिए। अब ये नेक्स्टली देखा जा रहा है शुगर मिल्स के हवाले से, जहां पर वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। तो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी फैलाई जा रही है, कितना ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है बिजनेसेस को, और इसका फ़ायदा क्या होगा एक्चुअली जो ये दोनों इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप ये शुगर मिल्स के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल नताशा, इसके अंदर देखें जब कोई भी टैक्स पेयर होता है वो चाहता है कि बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो भी टैक्स दें, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की ये एलिमेंट या उसके अंदर ये सोच पैदा ना हो कि मुझे ही गवर्नमेंट स्क्यू कर रही है, मेरे से ही निचोड़ रही है, मेरे से टैक्स ली जा रही है। तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने FBR की रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत फोकस किया। अब FBR की रिफॉर्म्स क्या है, देखें जब हम बात करते हैं शुगर सेक्टर की या टबैको सेक्टर की, ये हैवी मसल्स वाले सेक्टर हैं और इंप्रेशन ये आता है कि गवर्नमेंट इनको नैब नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इनको नहीं पकड़ सकती। तो ये इंप्रेशन गवर्नमेंट ने कंप्लीटली डिल्यूट करना होता है कि हम वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। तो पहले देखें SRO आया टबैको के लिए, आज जो है गवर्नमेंट ने जो हमारे शुगर मिल हैं उनके ऊपर वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम लगाने की बात की और वहाँ पे लगा के, ताकि उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि जब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री में उसमें टैक्स चोरी की बात आती है। पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा होता है, उसके अंदर भी हमने देखा कि ग्लिचेस आए थे, प्रॉब्लम आती थी और काफ़ी शोरूम जाती थी हमारी जो शुगर इंडस्ट्री की, नहीं जी ठीक नहीं है। उसके साथ वीडियो एनालिटिक्स लगेंगे तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से टैक्स अवेजन के जो तरीके हैं उनको बंद करने के, उन बॉटलनेक्स को क्लोज करने के एफर्ट्स कर रही है। उसका नतीजा ये होगा कि जब वो सेक्टर से प्रॉपर, जब हमारी इसमें दो चीज़ें, एक टैक्स तो आएगा लेकिन उसके साथ साथ अब मिस डिक्लेरेशन ऑफ प्रोडक्शन अगर हो रही थी तो मिस डिक्लेरेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है हमें तंग करती है। बाज़ हमारी जो शुगर की प्राइस है वो हाईली अपोलिटिकल है, तो उसके साथ प्रोडक्शन जब हमारी सही डिक्लेयर नहीं होती तो बाज़ चीनी की कीमतों में इजाफा होता है। तो इसका दोहरा फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टेटस पता लगेगा, हमारे कितनी एक साल में एक सीज़न में प्रोडक्शन हुई, हमारी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, हमें आगे जो पॉलिसीज़ बनानी है इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, एक वो करेक्ट नंबर्स के ऊपर हमारी पॉलिसीज़ बन सकेंगी। तो जो हमारा यहाँ पे एक क्या नाम है, हर 2 साल बाद कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है शुगर की प्राइसेस के ऊपर, वो एक वाइज डिसीजन होंगे और उसके साथ क्लैरिटी होगी कि हमारे पास व्हाट इज वी आर प्रोड्यूसिंग, व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल, व्हाट आर द स्टॉक्स एंड व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू इंपोर्ट इट, वी हैव टू एक्सपोर्ट इट, हमने क्या करना है, ये हमारी सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा जो वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम की इंस्टॉलेशन है, ये हमारी पॉलिसी जो है एक डेटाबेस पॉलिसी ड्रिवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ नेचुरली हमारे जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी बढ़ेगी और उसका ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा और उस पर जो पॉलिटिकल इंपैक्ट आता है शुगर की प्राइसेस का वो भी कंट्रोल हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या इसकी प्राइसेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा और इससे हम कोई फायदा उठा सकेंगे, आम आवाम को कोई फायदा होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो पता चल जाएगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन जो प्राइसेस का एक सबसे ज्यादा जो चाहती है आम आवाम के उनको भी चीजें पास ऑन हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल देखें, प्राइसेस का डायरेक्ट ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई से है। जब शुगर मिल कहती है हमारे पास इतने स्टॉक अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं और स्टॉक्स को पूरा नहीं बता रहे तो प्राइस मैनिपुलेट होती है, या गवर्नमेंट को कहते हैं हमारे पास इतने स्टॉक अवेलेबल हम एक्सपोर्ट की ज़्यादा देते हैं, फिर शॉर्टेज हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जब हमारे पास वीडियो एनालिटिक्स आएंगी, एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी कि कितना गन्ना क्रश हुआ, कितनी चीनी प्रोड्यूस हुई, कितनी उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है, कितनी वो रिलीज कर चुके हैं, कितनी मार्केट में है, तो ये कहीं इधर उधर निकल नहीं सकेंगी। तो ये वो चीज़ है जिससे आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, प्राइस की स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। जो इसके अंदर सट्टा होता है या मैनिपुलेशन होती है कि प्राइस एकदम जंप करती है, एकदम भी जंप करके 20-30 रुपए बढ़ जाती है फिर कम होती है, तो ये जो स्पेकुलेशन बेस्ड प्राइसेस हैं वो कंट्रोल होगी। उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें कि पहले हमारी एक अच्छी खासी क्वांटिटी चीनी की जो वो बॉर्डर क्रॉस कर जाती थी स्मगलिंग की सूरत में या इरेगुलर ट्रेड के जरिए अफगानिस्तान।
अब जब से अफगानिस्तान की ट्रेड क्लोज हुई है तो आपने देखा होगा प्राइसेस वैसे भी थोड़ी सी कट डाउन हुई हैं, तो ये वो सारे फैक्टर्स जेल इन करेंगे तो हमारी अल्टीमेटली शुगर की प्राइस कम होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप देखें गवर्नमेंट तो डिसीजन उस वक्त करेगी जब उसके एक्चुअल डाटा अवेलेबल होगा, एक्चुअल पोजीशंस पता होगी कि क्या चीज़ कितनी अवेलेबल है। अभी तो गवर्नमेंट को रिलाय करना पड़ता है शुगर मिल के ऊपर या उनकी एसोसिएशन के ऊपर, वो जो डाटा बताते हैं उसी डाटे को वो मानते हैं, उस डाटे को क्रॉस वेरीफाई जितना कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो एनालिटिक्स डाटा अवेलेबल होगा तो इसके बाद ये जो हेरा फेरी के तरीके हो सकता है कोई नए सोचें, लेकिन वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली प्राइसेस पे आएगा और कंज्यूमर को मिलेगा। क्योंकि कंज्यूमर हमारे यहाँ, मैंने जैसे पहले बात की कि जो चीनी की कीमत है वो हाईली पॉलिटिकल है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जब एक दफ़ा इसकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, पॉलिसी ड्रिवन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। राइट जवाद साहब, इट मीन्स के तमाम जो कंपनीज हैं या तमाम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अब अपनी चीज़ों को ज़रा ट्रांसपेरेंट कर लें, क्योंकि एफबीआर जो है वो फुल फॉर्म में, फुल स्विंग में दिखाई दे रहे हैं और यकीनन आने वाले दिनों में उन पर भी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और इकोनॉमी के हवाले से डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। जो रिफॉर्म्स, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, तमाम चीज़ें हमने आपको बताई, खासकर स्टॉक डिटेल्स, कमोडिटीज़ के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस की गई और करेंसी रेट्स भी बताए गए। दैट इज़ इट, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।